हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट 18, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। पूर्णतः बीपीएससी के पैटर्न पे बनाया गया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी आपका स्कोर होगा नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया, क्योंकि वेदों की जो रचना है वो देवताओं के द्वारा की गई है, ऐसा माना गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिसे कोई व्यक्ति न कर सकता हो, यानी ईश्वरकृत, ठीक है। अपौरुषेय का मतलब कि कोई व्यक्ति न कर सकता हो, यानी कि ईश्वरकृत, इसको माना गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। महान साहित्यकार वाक्पति और भवभूति किसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे। वाक्पति और भवभूति किसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यशोवर्मन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। शून्य केंद्र मील का मतलब कह सकते हैं कि 0 माइलस्टोन, ठीक है। 0 माइलस्टोन कहते हैं नागपुर को। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नागपुर को और भी एक नाम से जाना जाता है, कह सकते हैं कि टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के जानता है, और साथ ही साथ ये ऑरेंज सिटी के नाम से भी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य स्तर पर मंत्रियों में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति जो की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, तो निम्नलिखित में दिए गए आधार पर सही उत्तर बताइए। 1833 के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से पॉइंट्स जो होंगे वो सही होंगे। तो एक एक करके पढ़िए और उसके बाद बताइए कि सही आंसर किसे टिक करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि इसने गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य जो कि सम्मिलित किया, ठीक है, ये भी सही है। उसके साथ ही कह सकते हैं कि इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को भी वापस दे लिया था। तो ये पॉइंट भी तो आपको याद रखना है, क्योंकि अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है। इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। और इसके अगला जो पॉइंट्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल, यानी कह सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे चारों के चारों जो पॉइंट्स है वो 1833 के चार्टर एक्ट के ही प्रावधान है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। उपयुक्त सभी सत्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो पदावधि होती है वो कितनी होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो पदावधि होती है वो होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अच्छा, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है बताइए। तो बिल्कुल सही, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग की जानकारी संविधान के किस भाग में मिलती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित जो प्रावधान किए गए वो है भाग 15, ठीक है। भाग 15 में आर्टिकल कितना से कितना है, आर्टिकल 324 से 329 तक, ठीक है, 324 से 329 तक। अगला प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था। तो देखिए, मूल कर्तव्यों को जो शामिल किया गया था वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। तो 51 के फर्स्ट, ठीक है, किस देश के संविधान से ये लिया गया था, तो रूस के संविधान से लिया गया था। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों में अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। तो अधिक सुरक्षा जो प्रदान करती थी वो कौन था। तो वो जो प्रणाली थी, कह सकते हैं कि मद्रास प्रांत की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, वह पौधे जिसमें पुष्प उसके पूरे जीवन काल में एक ही बार आता है क्या कहलाता है। वह पौधे जिसमें पुष्प उसके पूरे जीवन काल में एक ही बार आता है उसको हम क्या कहते हैं।
उसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोकॉर्पिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जड़त्व का नियम कहलाता है, जो जड़त्व का नियम है कहलाता है, बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि जो न्यूटन के गति का पहला नियम है उसी को कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। और पहला नियम से हम एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि जो गति का पहला नियम है इसे हमें बल का परिभाषा मिलता है। ठीक है, बल का परिभाषा मिलता है। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि बल का व्यंजक जो है F बराबर ma जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो वो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से मिलता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं तो आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो बताइए कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी के नाम से सियाचिन को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। तो बताइए चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया था? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद जो है वो भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है आपका अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न, बक्साइट उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? बताइए बक्साइट उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? बक्साइट जो है एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क माना जाता है, तो बक्साइट उत्पादन में शीर्ष स्थान पे हम कह सकते हैं कि उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और खनिज से रिलेटेड मैंने आपको अलग से वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया भी था। एक ट्रिक भी दिया था जिस ट्रिक की मदद से आप कई सारे जो खनिज थे उनको नाम याद रख सकते हैं। वो ट्रिक क्या था? उड़ीसा में बकोना। ठीक है, उड़ीसा में बकोना, ब से बक्साइट, क से हम कह सकते हैं कि कोबाल्ट, और जो ना का मतलब मैंने आपको बताया नाकेल, तो यानी कि निकेल याद कराया था, निकेल। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध में पाया जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन है वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, मैंने जो ऊपर में बताया था बॉक्साइट उड़ीसा उत्पादन और भंडारण दोनों में ही टॉप पे। ठीक है, तो दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो है कैसीन, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाता है। ठीक है, कैसीन के कारण आपका क्या होता है? कैसीन का जो कैसीन के कारण ही दूध का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। याद रखेंगे, सफ़ेद होता है कैसीन के कारण ही। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है? क्या चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा हिपोक्रेटस, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेटस को जाना जाता है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अनाई जो है वो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? बताइए कि दोनों पॉइंट्स को पढ़ने के बाद कि कौन सा जो पॉइंट्स है वो सही है। तो मैं आपको बता दूं, पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, बिल्कुल सही है। ठीक है, और इनकी यही घोषणा थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में भारत का शासन का बागडोर था उसको उनसे लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दिया जाना था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि भारतीय प्रशासन को जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, यही पॉइंट्स थी। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैंने आपको बताया भी था, जो ये महारानी विक्टोरिया को उद्घोषणा था ये कहाँ पर पढ़ करके किसके द्वारा सुनाया गया था? तो इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ करके सुनाया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ध्यान रखेंगे, असत्य कथन आपको बताना है कि 1919 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह अधिनियम 1921 में लागू हुआ था, बिल्कुल सही है। जो कह सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 था, ये 1921 में जाकर के लागू हुआ था, सही है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, क्या ये सही है? जी नहीं, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से ये जाना जाता है।
जो कि भारत सरकार 1909 जो था उसको हम लोग कहते हैं मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट गलत हो जाता है और राइट आंसर भी हमारा बी होगा क्योंकि हमें असत्य ही बताना था। थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं, मटिंग्यू भारत के राज्य सचिव जबकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया था। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा क्योंकि ये गलत है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। बताइए कि डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक चयनवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहा जाता है। किडनी की खराबी के कारण जो रक्त में यूरिया की जो मात्रा बढ़ने लगती है उसको क्या कहा जाता है। उसको हम लोग कहते हैं यूरेमिया, यानी ऑप्शंस बी बिल्कुल सही आंसर होगा, यूरेमिया। ठीक है, अगला प्रश्न, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। बताइए कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन। ठीक है, कुछ लोग न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको देखिए बताता हूँ। न्यूरॉन जो होता है, ठीक है, न्यूरॉन जो होता है वो तंत्र की कार्यात्मक इकाई होती है, लेकिन जो नेफ्रॉन होता है वो गुर्दे की इकाई होती है। ठीक है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होने। ठीक है, अगला प्रश्न, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। बताइए, संवेदना का चालन जो होता है वो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। तो ये तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है, तंत्रिका उत्तक, सॉरी सी होगा तंत्रिका उत्तक। क्लियर, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। बताइए कि आलमगीर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजीजुद्दीन। आलमगीर पूछा जाता तो वहाँ पे हम औरंगजेब को टिक करते कि आलमगीर जो उपाधि दी गई थी वो औरंगजेब को दी गई थी, लेकिन आलमगीर द्वितीय की उपाधि अजीजुद्दीन को दी गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो आप यहाँ पे चारों को अच्छे से मिला करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके मैच करते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। बात करते हैं पहले पॉइंट से, और पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ कब था, 1746 से 48, ये भी आप याद रखते चलेंगे। और प्रथम कर्नाटक युद्ध के संबंध में अगर हम यहाँ पे देखें तो एलासापल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था, जो कि 1748 में। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का 4 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, जो कि हमारा मिल रहा है ये। ठीक है, बाकी को भी देख लेते हैं। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के संबंध में, जो कि पेरिस के संधि के तहत ये अंत हुआ था। और तृतीय कर्नाटक का हुआ कब था, तो 1756 से, याद रखेंगे, 1756 से 63 तक। ठीक है, 1756 से 63 तक। और उसी तरह से द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो स्टार्टिंग हुआ था वो 1749 से 54 तक चला था। 1749 से 54 तक ये चला था। क्लियर, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या होगा, ये जो कि अनिर्णायक युद्ध था, यानी कि हम कह सकते हैं कि बी का 3 के साथ मैच होगा, अनिर्णायक युद्ध था। क्लियर, और उसी तरह से अब यहाँ पे मैच कर लीजिए कि प्रथम जो मैसूर युद्ध था, प्रथम मैसूर युद्ध, ये मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था, और इसमें हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश की हार हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम काफ़ी अच्छे तरीके से मैच कर रहा है सी। क्लियर, तो इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे कि आपको याद रखना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, और ये सभी चीज़ें मैंने युद्ध और संधि वाले वीडियो में बना रखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये मद्रास कह सकते हैं, तमिलनाडु कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को जो कि सॉली कह सकते हैं, सॉली के स्थान पर हराया था। पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था किस अंग्रेज अधिकारी ने, और वो जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था थॉमस बेल्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता बताइए। इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता क्या है।
अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आप लोग इतना ज़्यादा देख ले तो यार वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो? लाइक करने से हमें अच्छा लगता है, कुछ पैसे उसे नहीं मिलते हैं। तो आप लोग ये भ्रम मत डाला करो कि एक लाइक करूँगा तो उसको पैसे मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइक करने कमेंट्स करने के कोई पैसे नहीं मिलते, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आप इसको लाइक करते हो, सपोर्ट करते हो, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए, इंदिरा आवास योजना जो था वो हम कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जो जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और इंदिरा आवास योजना की स्टार्टिंग कब से की गई थी? तो 1985 से 86 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रम गहन उद्योग वह है जहाँ पर, श्रम गहन उद्योग क्या है बताइए? श्रम गहन उद्योग वह है जहाँ अधिक श्रमिकों को रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अधिक श्रमिकों को रखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं श्रम गहन उद्योग, ठीक है। अगला पॉइंट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है। तो बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा, और बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो मैं आपको बता दूं, देखिए भिलाई जो है वो कहाँ पे, सभी को पता है भिलाई जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यानी फर्स्ट का फर्स्ट मैच कर रहा है। उसी तरह से बोकारो, देखिए बोकारो झारखंड में, ये दोनों सही है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यानी कि हम कह सकते हैं सी का 4 के साथ होना चाहिए था, यानी 1 2 बिल्कुल सही है, सी का 4 के साथ, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। राउरकेला कहाँ पे, उड़ीसा में पड़ता है, उस तरह से देख सकते हैं डी का 3 के साथ मैच किया गया, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला पॉइंट्स, बैंक दर वह दर है जिस पर, बैंक दर वह दर है जिस पर, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि बैंक दर वह दर होता है जिस पर कह सकते हैं कि आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों के निर्गमन प्रणाली आधारित होती है। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का जो निर्गमन प्रणाली है वो किस पर आधारित है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार ये क्वेश्चंस पेपर में आपको देखने को मिला होगा, तो बता दो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है, कह सकते हैं न्यूनतम आरक्षण प्रणाली पर आधारित है, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है कि एक्चुअरीज जो है वो शब्द संबंधित है, एक्चुअरीज जो शब्द है वो किससे संबंधित है? एक्चुअरी जो शब्द है ये संबंधित है बीमा से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, विजयनगर शासक कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? बताइए कि विजयनगर साम्राज्य का जो विजयनगर शासक जो थे कृष्णदेवराय, इनका संबंध किस वंश से था? तो ये तुलु वंश के शासक थे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है, ठीक है। और इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा गया, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य हैं? तो देखिए, भारतीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अगर संस्थापक सदस्य की हम बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पेट्रोलियम निर्यातक देशों की जो संगठन है जिसको ओपेक कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, ठीक है। 1960 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वीना में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जैन मत से। मैं आपको बता दूं, स्थानकवासी जो संप्रदाय यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये श्वेतांबर जैन संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है, यानी ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, जैन मत से, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? और वो है ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर डी को टिक किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव जी हैं वो किसकी सभा को अलंकृत करते थे?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लक्ष्मण सेन। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, लक्ष्मण सेन। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो जयदेव याद रखेंगे। देखिए एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। कई लोग कमेंट्स ये भी करते हैं कि पहले मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करता था, अब एक्सप्लेन क्यों नहीं करता हूँ। देखिए बात ये है कि एक्सप्लेन तो कर दूंगा, लेकिन कुछ लोग कमेंट्स ये भी करने लगते हैं ना कि एक्सप्लेन जब करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, करीब 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो आप लोग फिर अब कमेंट ये करो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, छोटा बनाइए। अब दोनों मैं मैनेज कैसे करूँ, आप खुद मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। ठीक है, कि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और एक्सप्लेनेशन भी आपका हो जाए। तो आप दोनों मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आप ही कमेंट्स करके बताइएगा इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है। किसने संहिता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? और ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अशोक। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। और अशोक को प्रियदर्शिका के नाम से भी जाना गया, तो ये अभी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहम्मद गौरी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या है मैं आपको बता दूं। क्वेश्चंस का सही आंसर हो जाएगा, पहला बात तो सियाबुद्दीन के नाम से जाना जाता है। सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका पूरा नाम था। और अगर हम देखें एक और नाम तो जो कि मोहम्मद बिन शाम के नाम से ये भी जाना गया, लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती इसके नाम से साथ जुड़ा नहीं है। मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे मोइनुद्दीन चिश्ती खुद एक अलग थे। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि 1 और 3 इसके नाम थे। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किसने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया था? जो सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाले थे वो थे जमींदार, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबर के समय मुगल सूबों जो यानी कि प्रांतों कह सकते हैं, मुगल सूबों प्रांतों की जो संख्या थी 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई थी? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अकबर के समय में ये जो 15 थी वो जहांगीर के समय में आते आते 17 हो गई थी, और औरंगजेब के समय में बढ़कर के 21 हो गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको चीज़ को याद रखेंगे। जहांगीर के समय में 17 हो गई थी और औरंगजेब के समय में ये 21 हो गया था। ठीक है, शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? तो बताइए कि शेरशाह के संबंध में यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो असत्य होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था। बिल्कुल सही है। शेरशाह के समय में किसानों का जरीबाना का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, सर्वेक्षण शुल्क। ठीक है, सर्वेक्षण शुल्क। और यहाँ पे एक और नाम दिया गया जो कि मुहासिलाना का मतलब था कर संग्रह शुल्क। ठीक है, ये भी चुकाना पड़ता था किसानों को, तो ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि भूमि की पैमाई सेतु, ठीक है, पैमाई सेतु शेरशाह 32 अंक के सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया करता था, ये भी बिल्कुल सही है। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी पॉइंट गलत नहीं है, इस वजह से हम राइट आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, सभी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला पॉइंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था? शिल्प कौशल कार्य जो प्रयोग में नहीं लाया गया था, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, देखिए मिट्टी के बर्तन कह सकते हैं, मिट्टी के बर्तन यानी कि मृद भांड कह सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही था। आभूषण जो जिसको हम लोग निस्क के नाम से जानते थे, निस्क, ठीक है, निस्क के नाम से ये प्रचलित था, ये भी फेमस था उस वक्त, यानी कि इनका जो शिल्प कार्य कौशल में ये शामिल था। उसी तरह से बात करें तो बढ़ईगिरी ये भी शामिल था। लेकिन लोहार, देखिए लोहार जो था यानी कि लोहा से संबंधित, और आपको पता है कि आर्य जो समाज थी उस वक्त लोहे की खोज नहीं की गई थी, लोहा तो उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था, तो हम कह सकते हैं कि इनकी जानकारी नहीं थी, शिल्प कौशल कार्य का प्रयोग नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था, बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन चिकित्सक नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चारवाक। ठीक है, चारवाक जो थे एक दर्शन आचार्य के रूप में प्रसिद्ध थे, आपको पता है चारवाक जो थे चारवाक दर्शन के जिन्होंने प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ये चिकित्सक नहीं थे। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि एक लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका आभासी भार कितना होगा? जब एक लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका आभासी भार कितना होगा?
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब पानी पर लकड़ी का कोई टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका जो भार होता है वो शून्य होता है, ठीक है। उसका जो आभासी भार है शून्य होता है, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि लकड़ी द्वारा जल पर जो लगाया गया बल होता है और जल द्वारा लकड़ी पर जो लगाया गया बल होता है वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि जो पानी के द्वारा पानी के अंदर से जो बल लगता है जिसको अपथ्रस्ट कह सकते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं, अपथ्रस्ट यानी कि उत्प्लावन बल लगता है, दोनों इक्वल होता है। इस वजह से क्या होता है कि दोनों बराबर होते हैं और इस वजह से कहते हैं कि आभासी जो भार होता है वो शून्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि वह उपकरण जो द्रव के अपेक्षित घनत्व को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए। द्रव के अपेक्षित घनत्व को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है और उसका नाम है उत्प्लावन घनत्व मापी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोमीटर। याद रखेंगे, हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर घनत्व नहीं आर्द्रता मापी होता है और यहाँ पे हम घनत्व पूछा जा रहा है तो हाइड्रोमीटर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर स्थित है। जो यहाँ पे ऑप्शंस में आप देख रहे हैं, आपको ये बताना है कि किस क्षेत्र की जो भूमि है वो भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पांडुचेरी, ठीक है, जिसको पुदुचेरी कह सकते हैं। जो पुदुचेरी है वो संघ शासित एक प्रदेश है जिसकी भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर स्थित है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसके कुल 4 क्षेत्र होते हैं, कह सकते हैं 4 जो होते हैं, और ये कौन कौन सी हैं। तो एक तो जो पुडुचेरी खुद हुआ और एक कराईकाल होता है। कराईकाल ये दोनों तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु में कह सकते हैं तो पूर्वी तट हुआ, ठीक है, पूर्वी तट पे। उसी तरह से एक और आता है यमन। यमन जो है वो पांडुचेरी का कह सकते हैं, पुदुचेरी का ही एक भाग होता है और ये आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है, यानी कि ये भी पूर्वी तट पर है। और उसी तरह से एक होता है माहे। तो जो माहे होता है ये केरल में पड़ता है जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। तो कह सकते हैं दोनों तटों पर मौजूद है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। बताइए कि पिपली घाट दर्रा भारत के किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। देखिए ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डेफिनेटली आपने गेस किया होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी को, ठीक है। यमुना नदी को कहा जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब ये दिल्ली से प्रवाहित होना स्टार्ट होती है तो ये जो कि नाले के रूप में बन जाती है, गंदा नाला के रूप में बन जाता है, इस वजह से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कृष्णा वैली किसकी एक नस्ल है। बताइए कि कृष्णा वैली जो है वो किसकी एक नस्ल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। एक प्रकार की एक गाय की नस्ल होती है और मैंने आपको बताया भी था इस क्वेश्चन को किस तरह से याद भी रखना है, ठीक है। कृष्णा गोकुल से संबंधित मैंने आपको करके बताया था, ट्रिक वाली वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि कामलांग जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ स्थित है। कामलांग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ और कार्य जो कर्तव्य है उसका विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया। जनरली आपको पता है कि इनके बारे में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इनसे संबंधित जो आर्टिकल है 148 से 151 है। तो इसमें शक्तियों और कर्तव्यों का जो वर्णन दिया गया वो 149 में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोयले से जो प्राप्त विद्युत होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। कोयले से प्राप्त विद्युत होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, विद्युत ऊर्जा को किस नाम से जानते हैं। तो कोयले से जो प्राप्त विद्युत होता है उसको तापीय ऊर्जा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। जब कोयले को जलाया जाता है तो उष्मा निकलता है, उसमें यानी कि तापीय ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला पॉइंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या फिर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्य परिषद पर उनके प्राधिकार को बल प्रदान किया था। ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था अधिनियम वाले वीडियो में।
लेकिन इतना लंबा लैंग्वेज में नहीं था, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज था। यहाँ पे सिंपल सी बात ये कही जा रही है कि विभागीय पद्धति की जो स्टार्टिंग की गई थी, विभागीय प्रणाली जो लागू किया गया था वो किस अधिनियम के तहत, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय का पाद प्रदेश यानी कि फुटहिल जो रीजन है निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है। हिमालय के पाद प्रदेश को शिवालिक के नाम दिया गया, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट कह रहा है कि अगर समाज मुझे कुछ देता है तो मेरा यह कर्तव्य है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस कर्ज को चुका दूं। यह जो कथन है वो किसका था, बताइए। ये जो कथन था वो किसका था, तो ये कथन था लॉस्की का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखेंगे लॉस्की। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसी तरह से इसका जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि K2MnO4 में Mn का जो उपचयन संख्या है यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है। इसको निकाला कैसे जाता है मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए एक्चुअली यहाँ पे पूछा क्या रहा है K2MnO4। ठीक है, O4 आपको पता है कि पोटेशियम का जो हम कह सकते हैं कि पोटेशियम का ऑक्सीकरण जो नंबर होता है वो कितना होता है, +1। तो +1 यहाँ 2 से गुना है तो यहाँ पे अब 2 होगा, +2 हो जाएगा। उसी तरह से ऑक्सीजन की जो होता है वो -2 होता है, लेकिन 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई है क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो ये कितना हो जाएगा, -8। तो अब देखिए -8 ये हो गया, -8 ही हो गया और +2 यहाँ पे, यानी कि इस पूरे को अब इक्वेशन कह सकते हैं कि पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है दोनों तरफ इक्वल करके। तो -8 हो गया और +2 इधर है, तो अब कह सकते हैं कि Mn की जो वैल्यू होगी वो +6 होगी। इस तरह से देखा जाता है तो +6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझा होगा किस तरह से यहाँ पे किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ये होता है कि आपको याद होना चाहिए कि किसका कितना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा जा रहा है कि पंथी नृत्य जो पंथी नृत्य है ये लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से संबंध है। तो पंथी नृत्य आपको बताना है किस राज्य से ये संबंधित है, जो कि एक लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ से ये संबंधित है। ठीक है, पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ से, और लोक नृत्य से संबंधित भी अलग वीडियो हम लोगों ने बना चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, कोलोराडो जो मरुस्थल है निम्न में से किस देश में स्थित है। कोलोराडो मरुस्थल किस देश में ये स्थित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोलोराडो मरुस्थल कैलिफोर्निया में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये जो प्रकाशित किया जाता है वो कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि चरनोज़म जो है वो कहा जाता है, किस मिट्टी को कहा जाता है। चरनोज़म किस मिट्टी को कहा जाता है, और ये मैंने आपको भारत की जब मिट्टियाँ में पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने आपको बताया भी था इस क्वेश्चंस को। तो बताइए कि चरनोज़म कहा जाता है। तो चरनोज़म जो कहा जाता है वो काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोज़म काली मिट्टी को ही कहा जाता है। और काली मिट्टी का अन्य नाम क्या होता है, रेगुर मिट्टी कह सकते हैं, काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है, यानी कि कौन सी नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नर्मदा भी निकलता है, जोहिला भी निकलता है। देखिए जोहिला के बारे में आपको बताता हूँ कि क्या होता है। जोहिला नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से निकलता है, अमरकंटक से। ठीक है, तो नर्मदा और जोहिला और सोन ये तीनों इसी से निकलता है। लेकिन तापी की बात करें तो तापी जो है, तापी ये बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा 124 यानी ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मंगदेचु पनबिजली संयंत्र किस देश में भारत के द्वारा बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मंगदेचु जो पनबिजली संयंत्र है वो भारत में किस देश के द्वारा बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूटान। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर।
अगला पॉइंट्स देखिए क्या कह रहा है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चलो कोई नहीं, अब मुझे नहीं कहना है, आगे आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि समाजवादी ही क्यों किसकी रचना है। देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई सोशलिज्म। ठीक है, वाई सोशलिज्म किसकी रचना है। तो समाजवादी ही क्यों ये जो रचना थी जयप्रकाश नारायण जी की थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लोकनायक के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य जो है वो समाजवाद घोषित किया गया था। तो वो जो अधिवेशन था 1936 का लखनऊ अधिवेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। 1936 का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो बताइए कि कावेरी नदी की सहायक नदी कौन नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंद्रावती, इंद्रावती जो है वो महानदी की सहायक नदी होती है, ना कि कावेरी की। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया है। करंट का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया, और वो जो राज्य वो है केरल। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में विजिंगझाम गांव में ये जो कि इसका एम्बुलेंस का गठन किया गया था, याद रखेंगे, हाल ही में किया गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस राज्य की प्रसिद्ध पेंटिंग सोहराई खोवर को मई 2020 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। हाल ही में जीआई टैग दिया गया है सोहराई को। तो जो सोहराई होता है एक प्रकार की पेंटिंग होती है, दीवारों पे महिलाओं के द्वारा ये बनाई जाती है। तो राइट आंसर होगा झारखंड, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, झारखंड। चलिए अगला पॉइंट्स, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में ये स्थित है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा इको मार्क कब से दिया जा रहा है। तो बताइए कि इको मार्क जो है वो कब से दिया जा रहा है। तो इको मार्क दिया जा रहा है 1991, 1991 से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तत्वों के चक्रण को हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक जो खतरनाक प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ता है। तो अत्यधिक अगर वनों की कटाई होगी तो सबसे पहली जो बात होगी वो कि मृदा अपवर्धन होगा। ठीक है, मृदा अपवर्धन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट में कह रहा है कि कटिंगा किस देश की उष्णकटिबंधीय वन है। बताइए कि कटिंगा किस देश का उष्णकटिबंधीय वन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील का जो उष्णकटिबंधीय वन है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। तो ये जो अनुपात है वो कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैक संख्या। ठीक है, मैक संख्या के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैंस के दूध की औसत जो वसा सामग्री है वो क्या है। भैंस की दूध की औसत जो वसा सामग्री है वो क्या है। तो भैंस की दूध में वसा की जो मात्रा कहती है वो 7.2% कह सकते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर वही हम गाय की दूध की बात करें तो लगभग 4% के अराउंड में होता है। ठीक है, गाय के दूध में लगभग 4% के अराउंड में होता है। तो फिलहाल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला पॉइंट कह रहा है कि UNEP यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। देखिए UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यहाँ पे होना चाहिए था। इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, पर्यावरण के बारे में पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, जहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी 1972 में। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि इस समीकरण x² - 6kx + 5 = 0 का एक मूल 5 हो तो k का मान बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पे दिया गया x²
-6kx + 5 = 0, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि इसका एक मूल्य 5 है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप दो मेथड यूज़ कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट इसका जो मूल्य एक दिया गया यानी कि x = 5 को पुट करके यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं डायरेक्ट x = 5 यहाँ पे रखता हूँ तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 -6k × 5 और +5 = 0, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 25 और 5, चलो इसको 30 कर देते हैं। ये आपका 30 हो जाता है, माइनस में 30 के, राइट साइड में 0 और 30 = 30 के, और k की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो जो कि 1। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक और मेथड ये हो सकता है कि देखिए उसका थोड़ा सा अलग होगा। मानते हैं कि एक मूल्य यहाँ पे दिया गया है कि जो कि 5 है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि जो भी समीकरण होता है उसके दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो हम अगर इसको हम देखिए इसको हम क्या मान करके चलते हैं, जो हमारे पास एक मूल दिया गया, हम इसको कुछ इस तरह से देखिए, अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a, ठीक है, c/a। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। -b/a का मतलब क्या हो, -b यानी कि -6k, तो माइनस पहले से, तो ये आपका 6k हो जाएगा, 6k / में a का मतलब 1, ये हो जाता है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो क्या होगा, अल्फा × बीटा, तो c/a, c यानी कि 5/1, तो 5/1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों में से किसी एक मूल को मान लेता हूँ कि वो 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आसानी से कर लेते हैं कि कोई भी मान के चले कि अल्फा × बीटा यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो अल्फा × बीटा अगर हम देखें, देखिए इस कंडीशन से हम नहीं निकाल सकते हैं कि अल्फा + बीटा बराबर 6k है, तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी, एक तो हमें नहीं पता है और यहाँ पे ऑलरेडी एक k हो जाएगा। तो हम यहाँ से इससे फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा × बीटा बराबर अगर 5 दिया भी गया तो हम मानते हैं कि हमारे पास जो एक मूल दिया गया था उसको हम अल्फा मान लेते हैं कि अल्फा = 5 दिया गया था। तो अगर हम अल्फा = 5 यहाँ पर रखते हैं तो बीटा बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, तो बीटा बराबर 1 निकल जाता है, ठीक है। जब बीटा बराबर 1 निकल जाता है तो इस समीकरण से हम निकाल सकते हैं कि देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, अल्फा + बीटा बराबर 6k है, अल्फा + बीटा बराबर 6k है, ठीक है। और बीटा की वैल्यू हम लोगों ने 1 फाइंड कर लिया है, तो 1 मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 6k आ जाता है कि नहीं, बताइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे अल्फा के वैल्यू मैंने 5 माना था, तो 5 + 1 = 6k। तो यहाँ पे देखिए 6 = 6k, तो k की वैल्यू कितनी निकल गई, k की वैल्यू आपको होगी, k की वैल्यू जो कि 1 के बराबर आ जा रहा है। तो आप या तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस तरह से आप चाहो वहाँ से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि a² - b² बराबर 10 दिया गया और ab बराबर 4 दिया गया, तो हमसे पूछा है कि a⁴ + b⁴ की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लिएगा, a² - b² बराबर 4 दिया गया, 10 दिया गया ना, ये 10 के बराबर है। और हमारे पास एक और कंडीशन है जो कि ab = 4 के बराबर है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि a⁴ + b⁴ की वैल्यू बताइए क्या होगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको कोई वैल्यू पुटिंग करके देखते हैं कि क्या ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ab चूँकि 4 लाना है, तो हम ये कह सकते हैं कि या तो 4 × 1 कर सकते हैं या फिर 2 × 2 कर सकते हैं, लेकिन 4 × 1 रखें तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और माइनस अगर 1 करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, 15 आएगा। अगर 2 भी 2 रखते हैं तो ये हमारा होगा नहीं, कहने का मतलब कि हम वैल्यू को पुट करके नहीं देख सकते। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इसको तोड़ने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इस पे चलते हैं और इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसको तोड़ूं कुछ इस तरह से कि a², देखिए हमारे पास इसकी एक वैल्यू दी गई, कंडीशन दिया गया a² - b², तो हम इसको कुछ इस तरह से तोड़ेंगे कि हमारे पास ये आ जाए। तो a² अगर -b² का मैं होल स्क्वायर करके और इसमें +2a² + b² को जोड़ दूँ तो बताइए कि वही चीज़ आएगा कि नहीं आएगा। इसको करके देखिए a² जो कि a⁴ हो जाएगा +b⁴, और ये आपका प्लस में 2ab, यानी कि हाँ बिल्कुल माइनस में 2ab होगा क्योंकि प्लस यहाँ पे होगा, तो -2ab और ये आपका कट जाएगा और वापस हमारा यही चीज़ आ जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को रख देते हैं। तो देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और प्लस में 2ab की वैल्यू 4 दी गई थी और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जो कि ab का अगर देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए 4 a और b बनेंगे कि 4, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 4 × 4 = 16। तो अब यहाँ पे बताइए कि 100 प्लस जो कि 32, 132 आएगा कि नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को। कोई प्रॉब्लम, काफ़ी अच्छा प्रश्न था, उम्मीद करते हैं कि आपने ये समझ लिया होगा, ठीक है।
देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे है कि x + 1/x = 2 है, ठीक है, और हमसे पूछा कि x - 1/x की वैल्यू क्या होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 कैसे करेंगे थोड़ा सा समझेंगे। x + 1/x की जो वैल्यू दी गई है वो 2 के बराबर है। हमसे पूछा गया कि x - 1/x की वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने में कुछ भी आपको नहीं करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो क्या होगा, x की वैल्यू अगर आप 1 रख दें तो ये दोनों तरफ सेटिस्फाई होगा, क्योंकि 1 + 1/1 की वैल्यू 1 ही होगा और बराबर में 2, यानी कि दोनों तरफ देखिए 2 बराबर आ जाता है। तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आप उसी तरह से रख लीजिए 1 - 1/1, यानी कि 1 - 1 = 0, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, बिल्कुल ईजी था, कुछ भी करना नहीं है। देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 72 डिग्री है, ठीक है, बाह्य कोण 72 डिग्री। तो बाह्य कोण हम कैसे निकालते हैं, तो बाह्य कोण के लिए आपका एक फार्मूला होता है जो कि देखिए करते हैं क्या, बाह्य कोण हम लिखते हैं कैसे, बाह्य कोण, ठीक है। बाह्य कोण का फार्मूला क्या होता है, तो 360/n, ठीक है, 360/n। तो अगर मैं बाह्य कोण 72 रखता हूँ तो 360/n, और n की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 5। n की वैल्यू 5 निकल गई, यानी कि वो जो समभुज है वो कितना है, वो 5 भुजाओं वाला, ठीक है, 5 भुजा वाला एक समभुज है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हमें निकालना है अंतःकोण। तो आपको पता है कि अंतःकोण का कुल योग होता है क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अंतःकोणों का कुल योग, ठीक है। कुल योग के लिए हम क्या निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n - 2 × 180, ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है। अब यहाँ पे n के जगह पे 5 रखेंगे तो 5 - 2 यानी कि 3, और 3 × 18 करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 18 × 3 = 54, यानी कि 540 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यांकन कीजिए sin 30 डिग्री अपॉन में cos 45 डिग्री, और मल्टीप्लिकेशन में दिया गया sin 45 डिग्री और उसी तरह से cos 30 डिग्री। कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में आपको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कैसे करना है। sin 30 डिग्री दिया गया और नीचे उसके जो है cos 45 डिग्री दिया गया, ठीक है, और उसके बाद sin 45 और फिर से हमारे पास जो है वो cos 30 डिग्री है। देखिए आपको पता है कि sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको कटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम यहाँ पे देखिए sin 30 डिग्री और नीचे आपका cos 30 डिग्री, तो हम क्या करते हैं sin अपॉन में cos को करेंगे तो क्या होगा, आपको कि tan होता है, तो tan 30 डिग्री रख सकता हूँ। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर हम किसे ठीक करेंगे, सी को, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि एक आदमी है 2 घड़ियों को प्रति 99 रुपये में बेचता है, एक घड़ी पर उसको 10% का प्रॉफिट होता है, 10% का लाभ होता है, तो दूसरे पर उसको 10% का हानि होता है। तो आपको ये बताना है कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आपको दिखे कि कोई वस्तु को बेचा जाता है और उसको एक हानि और एक लाभ होता है, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा फार्मूला होता है कि m²/100, ठीक है, m²/100। m क्या होता है, जितने परसेंटेज की यहाँ पे बात की जाती है उस परसेंटेज को लिखिए। m², यानी कि मैंने डबल लिखा 2 बार, क्योंकि यहाँ पे 10% गुने 10% की बात की जा रही थी, और ये आपका 100, डबल जैसे डबल जीरो खत्म, 1% आया। 1% ये क्या हुआ, हमेशा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में हमेशा हानि परसेंट होता है, ठीक है। डायरेक्ट हम निकालते हैं कि हानि परसेंट = m²/100, यानी कि 1% का हानि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे बिना किसी दिक्कत के, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है हमें डिवाइड किससे करना है, 4, 6, 9, 12 और 14, ठीक है, इन सभी संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। कौन, तो यहाँ पे दिया गया है कि 126, 252, 504 और जो कि 63, ठीक है। ये
अब यहाँ पे कंडीशन दिया गया था कि जिसे दुगना कर दिया जाए, यानी कि जो भी आपके पास दिया गया, अगर 126 दिया गया तो 126 को दुगना करके कटेंगे, यानी कि 126 का दुगना कितना हो जाएगा 252। उसी तरह से अगर हम 252 उठाते हैं, वो संख्या 252 है, तो इसका डबल यानी कि 504 को कटना चाहिए। आई होप की बात ये समझ रहे हैं। अगर वो संख्या 63 होगी तो 63 का डबल यानी कि 126 कटना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं कि कौन यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। अगर सबसे पहले हम 126 हो मानते हैं कि 126 वो संख्या है जो कि इस सभी से कटता है, तो इसका हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो डबल यानी कि 252 को कटाना पड़ेगा। अगर 252 कट जाता है पूरी तरह से तो कहेंगे कि हमारा राइट आंसर जो होगा 126 होगा, है कि नहीं। क्वेश्चन में तो यही बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे अगर दुगना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से कट जाए। ठीक है, तो अगर हम पहले सबसे छोटी संख्या 63 देखते हैं, तो 63 को अगर हम डबल करें तो 126, और 126 को आप सभी से कटा करके देखिए कटेगा कि नहीं। ये 14 से कट जाएगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा 63 तो होगा नहीं। ठीक है, 63 नहीं होगा। अब 126 संख्या को उठाता हूँ, और 126 को जब मैंने उठाया तो इसका डबल करूँगा 252। तो 252 को अब कटा करके देखेंगे क्या ये सभी से कटता है कि नहीं कटता है। लास्ट में 2 डिजिट यानी कि 4 से खत्म। ठीक है, 6 आ रहा है तो 6 से हम कटा कर देख रहे हैं, 6 चौका 24, 1 ये भी बिल्कुल सही कट गया। 9 से कटने के लिए सभी को जोड़ देते हैं, 5 2 7 2 9 ये भी कट गया। 12 से कटाने के लिए क्या करते हैं, 12 दूनी की 24, 1 12 ये भी कट गया। और 14 से कटाने के लिए 14 1 कम 14, और यहाँ पे बचा आपके पास 11 और 12, बिल्कुल ये भी सही है। यानी कहने का मतलब देखिए टोटल ये कटा सकता है, इससे 252 ये कट जाता, 252 कट जाता, यानी कि संख्या कौन सा हुआ 126। तो राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, समझा आपने, उम्मीद करते हैं कि आपने समझ लिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि समान समय में ए जो है वो 20 की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। देखिए 50% अधिक कार्य करता है का मतलब क्या हुआ कि ए और बी के अगर हम देखें क्या है, देखिए ये अगर 150 काम करता है तो ये जो कि 100 काम करता हुआ, इससे 50 अधिक काम करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इसकी क्या है, ये इसकी कार्य करने की क्षमता हुआ 3:2 का कार्य करने की क्षमता हुआ। लेकिन अगर हम इसके देखिए ये इनकी इफिशियंसी हुआ, ठीक है, इफिशियंसी हुआ, लेकिन टाइम की बात करें तो क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, टाइम जो होगा इसका अपोजिट होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम जो फाइंड आउट करेंगे वो टाइम पे ही करना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में बोला गया कि बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 3 यूनिट की जो वैल्यू दी गई है वो 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20/3, है कि नहीं, 20/3। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों का निकाल लेते हैं कि अलग अलग हुआ, क्योंकि यहाँ पे पूछा भी गया है कि ए और बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 20/3 हो जाती है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे देखना है कि दोनों मिलकर के करेंगे कितना। तो सबसे पहले हम दोनों को निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 20/3, तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ए कितना कर रहा है, तो कहो कि आप 40/3। ठीक है, 40/3। और बी की वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा, बी यहाँ पे आपका निकल ही चुका है। तो देखिए 20 से अगर इसको करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 20/3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, 20 हो जाएगा। अब दोनों को साथ में काम कराना है, तो दोनों को साथ में कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका, या तो देखिए आप एलसीएम मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। एलसीएम मेथड को यूज़ करने के लिए करना क्या पड़ेगा, आप बटा को हटाने के लिए ऊपर में 3 से गुना कर लीजिए, यानी कि दोनों तरफ 3 से गुना कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दोनों को हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो देखिए तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी कि एक काम इसको होगा 3/20 40, और उसी तरह से 1/20 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों का एलसीएम देखें तो कितना होगा, 40 हो जाएगा, ऊपर में 3 और यहाँ पे आपका 2, 5/40, 5/40 यानी कि 1/8। तो टोटल काम कितने में कंप्लीट होगा, ए और बी मिलकर के टोटल काम को कितने में कंप्लीट करेंगे, 8 डेज में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप चाहो तो इसको हम जैसे बताया मैंने आपको 3 से दोनों में गुना कर लीजिए, और उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद लास्ट में आप 3 से जो कि डिवाइड कर दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि 2 घंटे में एक व्यक्ति 7 किलोमीटर तक धारा के विपरीत नाव चलाता है। देखिए धारा के जब विपरीत बात की जाती है तो वहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपको B - S यानी कि बोट माइनस स्ट्रीम की जो स्पीड दी गई है वो कह सकते हैं कितना होगा, 7 किलोमीटर 2 घंटे में। तो यानी कि अगर प्रति घंटा निकाले तो 3.5, ठीक है, 7/2 यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है उसका। ठीक है, उसी तरह से आगे क्वेश्चन में बोला गया अथवा
15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव चलाता है तो आपको बताना है उतने ही समय में, यानी कि धारा की दिशा में अगर चलता है तो बोट प्लस स्ट्रीम जो है वो 15/2 यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि धारा की गति, यानी कि आपको स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। तो स्ट्रीम का स्पीड निकालने के मैं आपको क्या बताया कि देखिए आपके पास धारा की दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल अगर दोनों दिया गया हो तो हम वहाँ पे अगर स्ट्रीम की स्पीड निकालते हैं तो क्या करते हैं कि धारा की दिशा में चाल में से धारा के विपरीत दिशा के चाल को हटा करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 7.5 में से 3.5 घटाएंगे तो कितना होगा 4, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि नाव की चाल बताइए तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में BAC बराबर 50 डिग्री। चलो, एक त्रिभुज दिया गया तो इस त्रिभुज को मैंने सुंदर सा एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, A, B और C। काफ़ी सुंदर सा ड्रॉ हो गया। ABC यहाँ पे BAC यानी कि ये हमारे पास 50 डिग्री दिया गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि ABC यानी कि ABC ये वाला कोण और ACB ये दोनों कोणों का द्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। द्विभाजक बिंदु P पर ये कुछ इस तरह से और इसका कुछ इस तरह से मिलते हैं P पे। ठीक है, P पे मिलते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि BPC इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि क्या होगा, डिग्री में कितना होगा। तो देखिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिखे, जब भी दो कोणों का द्विभाजक यहाँ पे मिलता हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि BPC की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा 90 + a/2। तो 90 + a/2 छोटा सा एक फार्मूला होता है 90 + a/2। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a का वैल्यू कितना होगा a/2 यानी कि ऊपर में 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 115। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को कर लिया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पे क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 256, ठीक है, 256 का रेशियो 290 के साथ वो है, तो आपको ये बताना है कि 961 के साथ क्या होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे यहाँ पे किया गया। देखिए 256 यहाँ पे दिख रहा है कि स्क्वायर है किसका, 16 का। ठीक है, 16 का स्क्वायर। लेकिन 290 को देखें तो ये क्या है 17 का स्क्वायर प्लस 1, तो 17 का स्क्वायर प्लस में 1 यानी कि 16 के बाद एक बढ़ा करके उसमें एक जोड़ दिया गया। उसी तरह से यहाँ पे 961 देखें तो क्या है, तो 961 जो 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बढ़ा करके 32 के स्क्वायर में अगर हम एक जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा। तो 32 का स्क्वायर होता है कितना 10 24 में एक जोड़ देंगे तो यानी कि 10 25 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि PQR और S कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, कैरम खेल रहे हैं। चलो कैरम खेल रहे हैं तो इसको हम सजाते हैं कुछ इस तरह से, चारों तरफ बैठे होंगे एक एक। ठीक है, आगे कह रहा है कि PR और SQ दो जोड़ीदार हैं। ठीक है, जोड़ीदार है। S जो है वो R के दाहिने ओर बैठा है यदि R का चेहरा पश्चिम की ओर है। R का चेहरा पश्चिम की ओर है, तो देखिए पश्चिम की ओर कहने का मतलब क्या हुआ कि R अगर इधर बैठा होगा तो इधर देख रहा होगा, तो बिल्कुल सही है कि R यहाँ है तो इसका चेहरा पश्चिम की ओर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चंस में ये भी दिया गया था कि S जो है वो R के दाहिने ओर है, इसके राइट हैंड की तरफ S होगा। ठीक है, S जो है वो R के दाहिनी ओर है, बिल्कुल सही है, इसके राइट हैंड की तरफ ये है। अब आप ये बताइए क्वेश्चन में बोला गया था कि S का जो जोड़ीदार कौन था, S और Q जोड़ीदार थे, तो Q डेफिनेटली यहाँ है, और P और P और R जो वो जोड़ीदार थे यानी कि ये दोनों यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि Q का चेहरा किस दिशा में, तो Q का चेहरा किस दिशा में होगा, Q किधर देखेगा, ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ में देखेगा। उत्तर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर यानी ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। Q जो होगा वो चेहरा उसका उत्तर की तरफ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि 9 28 86 261। तो ध्यान देंगे 9 28 86 261 787 और वाट। ठीक है, ये दिया गया। अब हम इस पैटर्न को समझते हैं कि पैटर्न क्या किया गया। तो देखिए पैटर्न 9 27 में एक जोड़ा गया और 28 में यहाँ पे जो कि 2 जोड़ा गया, 28 दिया होता है 84 2 जोड़ा गया। ठीक है,
तो यहाँ पे जो कि कह सकते हैं कि गुना 3 से गुना करके 1 जोड़ा गया। उसी तरह से यहाँ पर देखें तो 2 जोड़ा गया, यहाँ पर देखें तो 3 जोड़ा गया, और यहाँ पे देखें तो 4 जोड़ा गया। तो यानी कि अब जो हमें गुना करके जोड़ना होगा वो +5 जोड़ना होगा, ठीक है, +5 जोड़ना होगा। तो गुना तो 3 से, सभी में 3 से गुना हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 787 को 3 से गुना करते हैं। तो 3 से गुना करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, ठीक है, 7×21 लास्ट में 1 आएगा, यूनिट डिजिट 1। और इसमें अगर हम 5 को ऐड भी करते हैं तो लास्ट में 6 आएगा। और ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया जो कि 2366। आप कह सकते हो कि राइट आंसर होगा 2366। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से काफ़ी इजीली हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया और यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। चलिए मैं सबसे पहले इसको बना लेता हूँ। 11, 2, और यहाँ पे हमें वाट बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि क्या क्या किया गया। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चंस को करने के लिए आपको करना होता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है उसी तरह से आप बढ़ने की कोशिश करें, यानी कि हम इस तरह से बढ़ने की पहले कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि इधर देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो हो सकता है कि इसको करने के बाद यहाँ पे कुछ लाया गया हो। इस तरह से करेंगे तो हम उतना पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि ये हो सकता है, लेकिन ये है आपका 100% ही होगा, ठीक है। तो देखिए करते हैं क्या, अगर हम यहाँ पे देखिए 98 लाया गया तो 11 दूनी की 22, 22 चौका 88, 88 में 10 जोड़ेंगे तो 98। उसी तरह से इसको देखते हैं, 6 × 18, 18 × 5 = 90, 90 में 90 और 10 जोड़ेंगे तो बिल्कुल सही हमारा बैठ गया कि सभी को गुना करके 10 जोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 8 72 में 1 से गुना करेंगे तो 72 ही होगा, और 72 में अगर हम 10 को ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा, जो कि 82। तो राइट आंसर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जो कि निश्चित कोड भाषा में यहाँ पे कुछ दिए गए। देखिए कैसे करते हैं, 15 जो कि -6 प्लस में दिया गया था, 10 × 3 और उसके बाद डिवाइड टू इक्वल टू वाट पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो भी ऑपरेशन दिए गए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे जो भी ऊपर में क्वेश्चंस में दिया गया था। देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि माइनस जो है वो गुना को प्रदर्शित करता है, यानी कि 6, और प्लस जो है वो डिवाइड को डिनोट करता है, तो डिवाइड रखा। गुना जो है यहाँ पे बोला गया कि गुना माइनस को डिनोट करता है, माइनस रखा। डिवाइड का साइन जो प्लस को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे 2 रखा। अब बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको हम आसानी से कटा सकते हैं। देखिए 10 यानी कि डिवाइड करना है तो कर सकते हैं क्या, 15 × 6 = 90 होता है, 90 को अगर 10 से हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा। देखिए पहले मैं गुना नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं बताता हूँ आपको कि अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 दूनी की 10, इसको कटाएंगे तो आपका जो कि 3 बार में कटेगा तो 3 × 3 = 9 आएगा। चाहे गुना करो आप डिवाइड करो, बात वही होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 9 - 3 + 2, ये आएगा कि नहीं आएगा। 9 2 18 में से 3 जाएगा तो कितना, 8। 9 2 11 में से 3 जाएगा तो 8, बिल्कुल सही है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जमाल का जन्म जो है वो 29 फरवरी 1988 को हुआ। 29 फरवरी 2004 को उसका कितने जन्मदिन मनाया जाएगा, कितना जन्मदिन वो मनाएगा। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 29 फरवरी की बात की जा रही है। 29 फरवरी 1988 यहाँ पे दिया गया था, ठीक है, 88। और बोला जा रहा है कि अगर 29 फरवरी 2000 अगर वो 4 को अपना जन्मदिन मनाता है तो बताइए कि कुल कितने जन्मदिन उसने मनाया होगा। तो 29 फरवरी 4 साल पे आता है, आपको पता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि उसने अपना एक जो बर्थडे मनाएगा वो 4 साल पे बनाएगा। तो घटा करके देख लेते हैं कितना लीप ईयर आया होगा। तो आप यहाँ पे देखिए 88, 12 और 4 16 लीप ईयर्स आया हो। तो लेकिन लीप ईयर्स में 16 साल होते हैं, और 16 साल में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने लीप ईयर्स, 4 लीप ईयर। यानी कि वो अपना जो बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा वो प्रत्येक 4 साल पे तो 4 बार उसने सेलिब्रेट किया होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। प्रत्येक दिन यानी कि 24 घंटे में वो 15 मिनट आगे होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 24 घंटे में वो 15 मिनट घड़ी जो कि आगे हो जाती है। क्लियर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 घंटे में आखिर वो कितना मिनट आगे हो रहा होगा। तो 15/24, तो कहने का मतलब कि 5 सही जो कि यहाँ पे 8, इतना मिनट वो आगे हो रहा होगा। 1 घंटे में इतना मिनट आगे हो जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वो क्या समय दिखाएगी। देखिए
कहने का मतलब कि अगर आज दोपहर 12 बजे उस घड़ी को सेट किया गया तो कल पूछा जा रहा है कि प्रातः 4 बजे सुबह में, यानी कि कल वो, तो बताइए कि 12 बजे से लेकर आज दोपहर 12 बजे से कल सुबह के कितने घंटे हुए। तो 12 हो गया आपका रात का, जो कि आपका हो गया टोटल 12 घंटे, और 12 और 4 16 घंटे, यानी कि 1 घंटे में 5/8 मिनट आगे बढ़ती है। तो 16 घंटे में कितना होगा, तो 16 घंटे में कह सकते हैं कि 5/8 यानी कि 8 दूनी की 16, 10 मिनट वो घड़ी जो कि आगे हो जाएगी। 1 घंटे में 5/8 मिनट, तो 16 घंटे में जो कि 10 मिनट आगे हो जाएगी। तो अगर वो 4 बजे हम लोग घड़ी को समय देख रहे हैं तो वो घड़ी दिखा कितनी रही होगी, 4 बजे हम लोग देख रहे हैं तो वो, लेकिन घड़ी जो कि होगा 10 मिनट आगे हो चुका है, यानी कि 4:10। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4:10 जो कि AM दिखा रहा होगा। तो आई होप कि ये बात आपने समझा होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को किया गया। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे पासे दिए गए, पासे के 4 फलक आपको दिखाए गए। पूछा जा रहा है कि जिस पृष्ठ पर 2 बिंदु है उसके ठीक सामने वाले पृष्ठ पर कितने बिंदु होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको कई बार बताया कि आप तो उस पासे को चुनिए जिसमें आपको जो निकालना है वो हो, और उसके साथ ही साथ एक ऐसा अल्टरनेट जो आपको दिखे, यानी कि दोनों में जो कॉमन हो, जिसको उभयनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, उस तरह से। तो अगर हम इस पासे में ध्यान से देखें तो आपका पासा नंबर 1 और पासा नंबर जो कि हम कह सकते हैं 2, दोनों में देखिए कोई कॉमन तो 1 हो रहा है, बिल्कुल का कॉमन है यहाँ पे, जो कि 5 कॉमन मिल रहा है। तो चलो हम पहले और दूसरे पासे को ले लेते हैं। दूसरे और पहले पासे को लेंगे तो क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, पहले कॉमन वाले को लिखिए 5, और 5 जब लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, चलो इसके बारे में पहले इसको हम क्या करता हूँ, थोड़ा सा बना लेता हूँ। यहाँ पे 2 दिया गया, इसके बाद 3 है, और यहाँ पे आपका 5 है, एक पासा हो गया। दूसरे पासे की देखें तो ऊपर में 6 दिख रहा है, तो नीचे आपका इधर 4 और यहाँ पे 5 दिख रहा है, कुछ इस तरह से। तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है, तो मैंने 5 को उठाया, और जो उठाया जाता है उसके क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे 3, इसको क्लॉकवाइज 2, और इसके आपका फिर से आएगा 5, यानी कि 5 के बाद क्या लिखेंगे 3, और 3 के बाद लिखेंगे 2। अब इसमें भी देखेंगे 5 के सामने जो 5 आपका लड़ा है उसको लिखिए, और उसके बाद फिर से क्लॉकवाइज। तो 5 के बाद क्या आएगा 4, और 4 के बाद आपका 6। तो पूछा जा रहा था 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न आकृति, आपको ये बताना है कि इसमें क्या होगा। देखिए पहले जो कि आपका स्क्वायर देगा तो स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल बनाया गया था, लेकिन जस्ट सेकंड फिगर में क्या गया कि दोनों उलट दिया गया, यानी कि ट्रायंगल को बाहर कर दिया गया, स्क्वायर को अंदर। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। चलिए त्रिभुज को फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने त्रिभुज यहाँ पे बनते हैं। तो मैंने इस त्रिभुज को बना लिया है कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक हो गया, और एक और लाइन खींचा गया यहाँ पे। उसके बाद जो कि एक त्रिभुज यहाँ पर बनाया गया है, एक लाइन यहाँ पे छोड़ दिया गया खींच करके, और इसको एक बना दिया गया है कि नहीं, इतना बनाया गया। और इसमें आपसे पूछा रहा है कि कुल कितने त्रिभुज होंगे। देखिए इसमें त्रिभुज हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये तो 7 हो गया। अब तो ऐसा तो नहीं बन सकता है, 7 त्रिभुज हम लोगों ने एक एक फलक वाले गिन लिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 फलक वाले गिन करके ट्राई करते हैं। देखिए एक हमारा ये हो गया, अब इसको हम अगर देखें तो देखिए 1 हो गया, उसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया। अब ये 2 होने के बाद अब ये बड़ा वाला देख सकते हैं, 3 हो गया। ठीक है, 3, ये 3 तो हो गया, यानी कि 3 इधर से बन गया। अब अगर हम टोटल वाले एक बड़े वाले को त्रिभुज को देखें तो एक और बनता है, यानी कि एक ये कह सकते हैं। 7 3 10 और 1 11, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 11 त्रिभुज हम इसमें बना सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा, और आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।